हेलो विद्यार्थियों। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था स्ट्रक्चर ऑफ NaCl के बारे में। ठीक है, तो उसी को बस मैंने यहाँ पर रिवीजन कराने की कोशिश किया है। स्ट्रक्चर ऑफ NaCl को जो जो बात मैंने आपको डिटेल में समझाई थी उसी को मैंने पॉइंट वाइज यहाँ पर फिर से लिख दिया है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो बस आप इसको देख लो। पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, इसके बारे में समझा चुका हूँ, बस आपको देख लेना है। ठीक है, चलो। तो स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, स्ट्रक्चर ऑफ NaCl के बारे में मैंने क्या क्या बताया था, तो देखा जाए मैंने आपको पहले बताया था कि NaCl की संरचना FCC या CCP की तरह होती है। ठीक है, NaCl की संरचना FCC या CCP की तरह होती है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि NaCl में आपका धनायन कौन है, Na+ और क्लोरीन क्या है, ऋणायन है। ठीक है, तो हम लोग को जनरली बताया जाता है, जनरली हम लोग को बताया जाता है कि जो ऋणायन होते हैं वही संरचना का निर्माण करते हैं। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, लिखा हुआ है कि Cl- संरचना का निर्माण करता है। Cl- क्या करेगा, संरचना का निर्माण करेगा। तो जो संरचना का निर्माण करेगा, नहीं Cl-, तो Cl- FCC संरचना का निर्माण करेगा। तो Cl- कहाँ कहाँ रहेगा, तो Cl- आपका रहेगा कॉर्नर पर, Cl- कॉर्नर पर यानी 8 कॉर्नर पर रहेगा, नहीं, तथा 6 फेस के सेंटर पर, तथा फेस के सेंटर पर। तो फेस के सेंटर कितने होते हैं, 6 फेस के सेंटर पर उपस्थित रहता है। ठीक है, हम लोग NaCl क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा पहले कि NaCl FCC या CCP टाइप का होता है, ध्यान रखना है। अब इसमें Na+ धनायन है और Cl- ऋणायन है। तो जनरली ऋणायन जो होते हैं वही संरचना का निर्माण करते हैं, जनरली ऐसा बोला जाता है। तो ऋणायन अगर संरचना का निर्माण करते हैं यानी Cl- ही FCC बनाएगा। तो Cl- अगर FCC बनाएगा तो Cl- कहाँ कहाँ रहेगा, तो Cl- उपस्थित रहेगा कॉर्नर पर, 8 कॉर्नर पर, और साथ साथ 6 फेस के सेंटर पर भी उपस्थित रहेगा। तो अगर Cl- 8 कॉर्नर पर रहेगा और 8 कॉर्नर पर रहेगा और 6 फेस के सेंटर पर रहेगा, तो इस तरह से एक FCC में Cl- की संख्या कितनी होगी, नहीं, तो वो हम लोग निकाल चुके हैं। एक FCC में Cl- की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, तो 4 होगी। कैसे 4 होगी, तो मैं बता चुका हूं। नहीं, कॉर्नर पर कितने हो गए, तो कॉर्नर पर 1/8 1/8 1/8 कितनी बार, 8 बार। तो कॉर्नर पर कितने हो जाएंगे, 1। और एक फेस के सेंटर पर 1/2 आइटम रहता है, तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 6, क्योंकि 6 फेस होते हैं। तो टोटल आइटम कितने आ गए, 3। तो 3 फेस पर आ गया, एक कॉर्नर पर आ गया, तो 3 फेस और एक कॉर्नर को अगर मिला देंगे तो टोटल आइटम कितने हो जाएंगे Cl- के, वो आपके हो जाएंगे 4। तो वही बात हम लोग को यहाँ से बताया गया है। तो लिखा हुआ है यहाँ सर, एक FCC में Cl- की संख्या, तो लिखा हुआ है 8 × 1/8, ये कॉर्नर वाला हो गया, प्लस 6 × 1/2, ये हो गया फेस वाला। तो टोटल Cl- की संख्या एक FCC में, टोटल Cl- संख्या कितनी आ जाती है, 4। ये हम लोग पहले डिटेलिंग कर चुके हैं, बस उसी को मैं फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, चलो। अब अगर हम लोगों को Cl- की संख्या कितनी आ गई, 4, तो हम लोग बताए हुए हैं कि Cl- की संख्या अगर 4 है तो NaCl में टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या कितनी होगी, NaCl में टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या 8 होगी, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या कितनी होगी, तो वो 4 होगी। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पर Na+ जो है वो टेट्राहेड्रल वॉइड में उपस्थित नहीं रहता है। अब धनायन की बात कर रहे हैं, Cl की तो बात हो गई, धनायन की बात करें, धनायन कौन है, Na+। तो Na+ जो है वो टेट्राहेड्रल वॉइड में उपस्थित नहीं रहता है, ये चारों ऑक्टाहेड्रल वॉइड में उपस्थित रहता है। यानी कि NaCl एक FCC में 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और उन चारों ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कौन रहता है, तो Na+ उपस्थित रहता है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटल होता है, ये कौन सा धनायन किस वॉइड में होगा, ये एक्सपेरिमेंटल होता है। ठीक है, तो हम लोग को ध्यान रखना होगा। तो Cl- संरचना का निर्माण करता है, और Na+ ऑक्टाहेड्रल वॉइड में उपस्थित रहता है। Cl- कॉर्नर पर और फेस के सेंटर पर उपस्थित रहता है, और Na+ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, सभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड में उपस्थित रहता है। ये सब लोग बता चुके हैं फिर से, लेकिन आपको बता रहे हैं। तो वही लिखा मैंने, Na+ सभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड में उपस्थित रहता है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या कितनी है, 4। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या 4 है, तो Na+ की संख्या भी कितनी होगी, 4 होगी। तो लिखा हुआ है यहाँ पर एक FCC में Na+ की संख्या कितनी होगी, 4। ठीक है, तो एक FCC में Na+ 4 गो है, और एक FCC में Cl- भी कितना आ गया, 4 गो आ गया।
ठीक है, एक एफसीसी में Na+ भी हम लोग को आ गया 4 और Cl- भी कितना आ गया 4। तो इस तरह से NaCl की संख्या कितनी हो जाएगी 4, क्योंकि 4 Na+ 4 Cl- को जब हम लोग जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 4 गो NaCl बनेगा। तो इस तरह से एक एफसीसी में NaCl की संख्या कोई पूछता है तो एक एफसीसी में NaCl की संख्या कितनी होगी 4, ये भी ध्यान रखना है। तो लिखा हुआ है अर्थात एक एफसीसी में NaCl 4 NaCl उपस्थित रहते हैं, 4 NaCl उपस्थित रहते हैं, ये हम लोग को ध्यान रखना है। अब अगली बारी आती है कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो उसको भी हम पढ़ा चुके हैं, फिर से एक बार हम रिवीजन कर रहे हैं सब चीज़ों का। ठीक है, तो हम लोगों को देखा जाए तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना होता है, तो पहले हम लोग निकालते हैं Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर। तो Na+ कहाँ उपस्थित रहता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता कैसे है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है जब 6 क्लोरीन आयन आपस में चिपकते हैं, तो उनके चिपकने के कारण नहीं उनके बीच में एक खाली स्थान बनता है, उसी को ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कौन रहता है Na+, तो इसे कंफर्म हो गया कि एक Na+ को 6 Cl- टच करते हैं, इसलिए NaCl क्रिस्टल का कोऑर्डिनेशन नंबर, अगर NaCl क्रिस्टल में Na+ का कोई कोऑर्डिनेशन नंबर पूछता है तो वो कितना आ जाएगा हम लोग को 6 आ जाएगा। हम लोग बता चुके हैं, इसका फिगर से हम लोग समझा भी चुके हैं, आपको पहले भी याद करना है। NaCl क्रिस्टल में Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 6। सेम एज NaCl क्रिस्टल में Cl- का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, NaCl क्रिस्टल में Cl- का कोऑर्डिनेशन नंबर, Cl- का कोऑर्डिनेशन नंबर Na+ के सापेक्ष में, यानी आपको देखना है कि एक Cl- को कितने Na+ टच करते हैं, तो वो भी हम लोग बता चुके हैं कि वो कितने होते हैं 6, नहीं बाई फिगर आपको हम पहले समझा चुके हैं। तो NaCl सॉलिड में Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर Cl- के सापेक्ष में कितना होता है 6, और Cl- का कोऑर्डिनेशन नंबर Na+ के सापेक्ष में वो भी कितना होगा 6। बस सिंपल है, हम लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट पे आ जाओ। कभी कभी ऐसा ही पूछ देता है कि एक Cl- का कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ Cl- के ही सापेक्ष में। ध्यान से समझो, हम लोग बोल रहे थे Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर Cl- के सापेक्ष में तो 6, Cl- का कोऑर्डिनेशन नंबर Na+ के सापेक्ष में वो भी 6। नहीं, लेकिन अब यहां पे बात कर रहे हैं कि Cl- का कोऑर्डिनेशन नंबर NaCl में एक Cl- का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, नहीं Cl- के सापेक्ष में, तो वो कितना आएगा 12। नहीं, तो इसको हम बता चुके हैं कि एक एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 12 होता है। ठीक है, आप पीछे वाले डिवाइड करेंगे तो Cl- का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछेगा Cl- के सापेक्ष में, तो कितना होगा 12। वही सब लिखा हुआ है, देख लो। NaCl क्रिस्टल में एक Na+ 6 Cl- से घिरा रहता है, इसलिए Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। ठीक है, NaCl क्रिस्टल में एक Cl- 6 Na+ से घिरा रहता है, इसलिए Cl- कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 6 होगा। NaCl क्रिस्टल में एक Cl- 12 Cl- से घिरा रहता है, इसलिए Cl- का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 12 होगा। ठीक है, तो यहाँ से समझ में ये आता है कि यहाँ पर Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला गया है Cl- के सापेक्ष में, यहाँ Cl- का कोऑर्डिनेशन नंबर Na+ के सापेक्ष में, और यहाँ Cl- का कोऑर्डिनेशन नंबर Cl- के सापेक्ष में। नहीं, तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला हम लोग, ये भी आपको हम पहले ही बता चुके हैं, ध्यान रखना है, ये भी आपको हम पहले ही बता चुके हैं NaCl में। तो NaCl में होता क्या है कि यहाँ पर ये आपका एक क्यूब है, ठीक है। अब इस क्यूब के यहाँ पे कॉर्नर पर आपका एक एटम रहता है, जो ग्रीन कलर से हम सर्किल खींचे हैं, ये आपका एक एटम है। फिर इसके कॉर्नर पर भी एक एटम रहता है, ठीक है, ये भी आपका एक एटम हो गया। तो ये हो गया आपका कौन सा Cl-, ये कौन हो गया आपका Cl-, और बीच में देखो गुलाबी रंग का एक सर्किल खींचा हुआ है, तो ये आपका कौन है Na+, ध्यान रखना है। ठीक है, फेस सेंटर में कॉर्नर के परमाणु, एक कॉर्नर का परमाणु दूसरे कॉर्नर के परमाणु को टच नहीं करता है, नहीं, तो ये एक कॉर्नर पर एक Cl- रहता है, एक कॉर्नर पर एक Cl- रहता है, और Na+ जो है वो इन दोनों के बीच में जो एज सेंटर होता है, उस एज सेंटर पर आपका Cl- यहाँ पर रहता है। ठीक है, ये हम लोग बता चुके हैं। अब देखो तो यहां से लेकर यहां तक जो दूरी है वो क्या है R+, यानी इस, सॉरी R+ हम लिखे हैं, R+ नहीं, यहाँ पर क्या होगा R-,
देखा जाए तो ये आपका R माइनस है, एनायन है। यहाँ से लेकर यहाँ तक भी देखिएगा तो ये भी क्या होगा, R माइनस। चलो यहाँ से लेकर यहाँ तक आओगे तो क्या होगा, R प्लस। और यहाँ से यहाँ तक आओगे तो क्या आएगा, R प्लस। ध्यान रखना है, ठीक है। और इस पूरी लंबाई को अगर देखोगे तो ये क्या है, क्यूब के किनारे की लंबाई है। तो क्यूब के किनारे की लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, A। तो वो हम लोग को लिखा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, A। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है देख लो, A बराबर। अब देखो तो R माइनस कितना है, तो एक R माइनस और एक R माइनस, 2R माइनस, तो यहाँ लिखा हुआ है 2R माइनस। और R प्लस कितना है, तो एक R प्लस और एक और R प्लस, तो लिखा हुआ है यहाँ पर 2R प्लस। यानी 2R प्लस प्लस 2R माइनस बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, A। ठीक है, किसके केस में, NaCl केस में हम लोग ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हम पिछले क्लास में आपको बताए थे। इसी को आप चाहो तो इसको ऐसे होते थे, दो कॉमन निकाले थे हम लोग और लिखे थे यहाँ से R प्लस प्लस R माइनस बराबर क्या आ जाएगा हम लोग का, A। ये हम लोग का आ जाएगा। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलो अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं। दूसरे पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए तो हम लोग को क्या केयर करना है। कभी कभी पूछता है क्या कि जैसे ये जो ग्रीन कलर का हम सर्किल खींचे हैं, ये वाला, ये ग्रीन कलर का जो आपका सर्किल है ये आपका कौन है, Cl माइनस, यानी कि ऋणायन है। और जो गुलाबी कलर का सर्किल हम खींचे हुए हैं ये कौन है आपका, धनायन है, Na प्लस। ठीक है, तो कभी कभी बोलता है क्या कि Cl माइनस यानी कि ऋणायन के केंद्र और धनायन के केंद्र के बीच का दूरी निकालो। ठीक है, तो ऋणायन के केंद्र और धनायन के केंद्र के बीच का दूरी जो कि हम यहाँ लिखे हैं, देखो, एक धनायन तथा ऋणायन के केंद्रों के बीच की दूरी आपको बतानी है। नहीं, ये हो गया हम लोगों का ऋणायन और ये हो गया धनायन का केंद्र, इन दोनों के बीच का दूरी। तो अगर ये दूरी आप बताइएगा तो ये दूरी जो है वो कितना हो जाएगा, A/2 होगा। ये दूरी कितना हो जाएगा, A/2। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते थे, अगर हम लोगों को लिखना होता, नहीं तो हम लोग धनायन और यानी R प्लस प्लस R माइनस अगर निकालते तो बराबर वैल्यू क्या आता है, A/2। तो ये हो गया धनायन का केंद्र से ऋणायन के केंद्र के बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, A/2। तो ये चीज हम लोग को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी हम लोग को ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो एक तो ये आता है आपका, नहीं, 2R प्लस प्लस 2R माइनस बराबर A। नहीं, और एक धनायन और एक ऋणायन के केंद्र के बीच का दूरी पूछे तो वो हो जाएगा A/2। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से देख सकते हैं, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, दूसरे पॉइंट पर आते हैं। देखो तो यहाँ पर एक बात लिखा हुआ है, फेस डायगोनल, क्यूब बनाया हुआ है। नहीं, यहाँ पर हम लोग देखें अगर तो हम लोग क्या बनाया हुआ है, क्यूब, और लिखा हुआ है फेस डायगोनल बराबर √2a। तो ये हम पहले पढ़ा चुके हैं, फेस डायगोनल कितना होता है, √2a होता है। आप चेक भी कर सकते हो, देख लो। देखो तो ये मान लो आपका एक फेस है, देखो तो ये जो है आपका, ये आपका एक फेस है, हम लोग यहाँ पे खींच रहे हैं। ये आपका एक फेस है। नहीं, अब इस पर हमको एक डायगोनल खींचना है, फेस डायगोनल। तो यही होगा आपका फेस डायगोनल, ध्यान रखना है। अब इस फेस डायगोनल में तुम देखोगे, नहीं तो इसका वैल्यू मान लो हमको निकालना है, तो मान लो हम यहाँ नाम लिख देते हैं, ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। ये एंगल कितना होगा, तो 90 डिग्री, तुम जानते हो। अब इसका जो वैल्यू होता है AB का वैल्यू वो A होता है, और BC का वैल्यू भी कितना होता है, A होता है। तो अगर AC का वैल्यू हम निकालेंगे तो हम पहले भी निकाल चुके हैं, AC स्क्वायर बराबर, तो AC स्क्वायर बराबर निकालोगे तो AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर हम लोग का आ जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही आएगा। तो यहाँ से अगर तुम निकालोगे AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो ये आ जाएगा A स्क्वायर और प्लस A स्क्वायर, नहीं बराबर में तुमको आ जाएगा 2A का स्क्वायर। तो यहाँ से जब तुम AC बराबर निकालोगे तो AC बराबर तुमको आ जाएगा √2A, ये वैल्यू तुमको आ जाएगा AC बराबर √2A, ध्यान रखना है। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं AC बराबर हम लोग को वैल्यू क्या आ गया, √2A। तो बॉडी डायगोनल, सॉरी फेस डायगोनल, ये क्या है हमारा फेस डायगोनल, तो फेस डायगोनल का वैल्यू कितना आ गया, √2A।
तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा कि फेस डायगोनल का वैल्यू कितना होता है √2a। ये पहले भी हम लोग बता चुके हैं आपको, ठीक है। चलो अब फेस डायगोनल का वैल्यू आ गया √2a। नहीं, अब यहां से एक फोटो बनाया गया है, उसको ध्यान से देखो। यहां पर तुम ध्यान दोगे तो इस कॉर्नर पर तुमको एक एटम रखा गया है, ठीक है। इस कॉर्नर पर एक एटम है, फिर फेस के सेंटर पर एक एटम है, फिर इस कॉर्नर पर एक एटम है। ध्यान रखना है, एक एटम आपको इस कॉर्नर पर इस तरह से रखा गया है। तो ये तीनों एटम का साइज सेम है, ध्यान रखना, तीनों Cl- ही है। थोड़ा फिगर सिस्टमेटिक लगे इसलिए इसको थोड़ा छोटा बनाया गया है, लेकिन तो तीनों का एटम का साइज क्या है, सेम है। तीनों Cl- ही है, ये भी Cl-, ये भी Cl-, ये भी Cl-, ठीक है। और ये तीनों कहाँ हैं, तो एक कॉर्नर पर, एक फेस के सेंटर पर, और फिर एक कॉर्नर पर है। ध्यान रखना है, ठीक है। अब तुम ध्यान अगर देते हो इसमें, नहीं तो इसमें थोड़ा सा केयर करो कि ये भी री9 है, ये भी री9 है, यानी ये वाला सर्किल भी तुम्हारा री9 है, ये भी तुम्हारा री9 है, और ये भी तुम्हारा री9 है। नहीं तो यहां से लेकर यहां तक जो दूरी होगा वो तुम्हारा क्या होगा, R-, यानी रेडियस ऑफ री9। फिर यहां से लेकर यहां तक जो रेडियस होगा वो भी क्या होगा, R-। फिर यहां से लेकर यहां तक जो वैल्यू होगा वो भी क्या होगा, R-। और फिर यहां से लेकर यहां तक जो वैल्यू होगा वो भी क्या होगा, R-। नहीं तो एक्चुअली ये है क्या, ये जो लाइन हम खींचे हैं वो तो यही वाला लाइन है। नहीं, और इसका वैल्यू कितना आया है, तो √2a। ध्यान रखना है। और यहां पर अगर देखें इस फिगर के अनुसार, यानी अकॉर्डिंग टू दिस फिगर अगर देखें, अकॉर्डिंग टू दिस फिगर अगर देखा जाए तो क्या दिखाई दे रहा है, ये जो आपको बॉडी डायगोनल दिखाई दे रहा है, सॉरी फेस डायगोनल, बॉडी डायगोनल मुंह से निकल रहा है, ये फेस डायगोनल जो आपको दिखाई दे रहा है, ये फेस डायगोनल का वैल्यू कितना होता है, √2a। √2a बराबर, यहाँ पर इसका वैल्यू कितना है, तो R-, तो ये कितना हो गया, 4R-। ध्यान रखना है, तो √2a बराबर 4R- आता है। नहीं, ये ध्यान रखना है। अब इसमें कोई कोई पूछता है, जो हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, देखो ध्यान से, दो रिनाइनों के नाभिकों के बीच की दूरी, तो दो रिनाइन, एक Cl- ये हो गया और एक Cl- ये हो गया, इन दोनों के नाभिकों के बीच की दूरी, तो नाभिकों के बीच दूरी कितनी होगी, यहां से जाएंगे यहां से यहां तक, ठीक है। इसका नाभिक यहाँ हो गया और इसके नाभिक से इसके नाभिक के बीच की दूरी निकालनी है, यानी तुमको निकालना है R- प्लस R-, तुमको निकालना है यहाँ पे R- प्लस R-, इसका वैल्यू निकालना है। नहीं तो R- प्लस R- का वैल्यू निकालेंगे तो ये हम लोग कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये निकालना है। नहीं तो ये हो जाएगा पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होता है, √2a, और √2a का आधा कर देंगे तो यहाँ से वैल्यू हम लोग को आ जाएगा √2a डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये बात भी हम लोग को ध्यान में रखना होगा कि अगर दो रिनाइनों के NaCl में अगर कोई पूछ दे कि भाई दो रिनाइनों के बीच का दूरी बताइए, नहीं दो रिनाइनों के नाभिकों के बीच का दूरी बताइए, तो वो होगा R- प्लस R- बराबर √2a/2। ध्यान रखना है, तो ये भी आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ये भी आपका आसानी है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे पॉइंट पे आते हैं। अब यहाँ से हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जिन एग्जाम्पल्स को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ लिखा हुआ है NaCl प्रकार के आयनिक ठोस, यानी कौन कौन से और आयनिक ठोस हैं, कौन कौन से और ऐसे आयनिक ठोस हैं, नहीं जो NaCl प्रकार के ही होते हैं, ठीक है। तो उनका एग्जाम्पल हम लोग को दिया हुआ है, देखो, हैलाइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स एक्सेप्ट हैलाइड्स ऑफ इजियम। ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है हैलाइड्स, तो हैलाइड्स का मतलब आप क्या समझते हैं, हैलाइड्स का मतलब हेलोजन, हेलोजन का मतलब क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही होता है, ठीक है। और अल्कली मेटल किसे कहते हैं, तो अल्कली मेटल 1A को कहते हैं, 1A। अब 1A में कौन आता है आपका, तो 1A में आपका लिथियम आता है, सोडियम आता है, मैग्नीशियम आता है, सॉरी मैग्नीशियम लिख रहे हैं हम, लिथियम, सोडियम, पोटासियम आता है, रुबिडियम आता है, नहीं ये सब हम लोग क्या आते हैं अल्कली मेटल में। तो हैलाइड्स ऑफ अल्कली मेटल, ध्यान रखना है, वो NaCl प्रकार के ही होते हैं, ठीक है। किसको छोड़कर, एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, छोड़कर, एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़कर, तो किसको छोड़कर भाई, तो हैलाइड्स ऑफ सीजियम को छोड़कर, यानी CS भी किसका होता है, अल्कली मेटल्स का ही ग्रुप का होता है, लेकिन उसके हैलाइड को छोड़ दीजिए, बाकी सभी के हैलाइड को आप ले सकते हो, ठीक है। तो देख लो, लिथियम को क्लोरीन से, तो LiCl, तो LiCl कोई पूछता है तो वो किसके प्रकार का होगा, NaCl प्रकार का ही होगा।
RbCl, तो देखो इसमें Rb है और इसमें आपका Cl है, तो RbCl भी उसका एग्जाम्पल हो जाएगा। नहीं, इसका भी स्ट्रक्चर कैसा होगा, NaCl टाइप का ही होगा। KBr, तो K आपको यहाँ पर दिखाई देगा और देखो हैलोजन में आपको Br दिखाई देगा, तो K और Br को मिला दोगे तो बन जाएगा हैलाइड्स ऑफ पोटासियम, नहीं ब्रोमाइड ऑफ पोटासियम। तो ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। इन सभी का स्ट्रक्चर किसकी तरह होगा, इन सब का स्ट्रक्चर NaCl टाइप का ही होगा, NaCl टाइप का ही होगा। इन सब का स्ट्रक्चर जो है वो NaCl टाइप का ही होगा, ये ध्यान रखना है। फिर अगला आपको दिया गया और कौन है जो NaCl टाइप के होते हैं, तो हैलाइड्स ऑफ अमोनियम आयन। नहीं, अब यहाँ पे जो अमोनियम आयन लिखते हैं तो अमोनियम आयन का मतलब क्या होता है, NH4+, यही आपका अमोनियम आयन है, NH4+। अब इसके साथ हेलोजन लगा दो, यानी क्लोरीन लगा दो, ब्रोमीन लगा दो, आयोडीन लगा दो, तो उनका भी स्ट्रक्चर किसकी तरह होगा, NaCl टाइप का ही होगा, यानी FCC ही होगा, CCP टाइप का ही होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल दिया हुआ है देख लो, NH4Cl, NH4Br, NH4I और ETC, तो ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, अगला हम लोग को दिया हुआ है, इसमें ध्यान से देखो तो लिखा हुआ है ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल एक्सेप्ट PeS। चलो, अब यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान से देखो तो लिखा हुआ है अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल किसको कहते हैं, 2A के एलिमेंट को कहते हैं। अब 2A में कौन कौन होता है, तो बेरिलियम होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, स्ट्रोंशियम होता है, बेरियम होता है, ये सब आते हैं। लेकिन इसमें बेरिलियम को छोड़कर, इसको क्रॉस कर रहा है, देख रहे हो, एक्सेप्ट बेरिलियम, तो एक्सेप्ट बेरिलियम को छोड़कर ये मैग्नीशियम का ऑक्साइड हो, कैल्शियम का ऑक्साइड हो, स्ट्रोंशियम का ऑक्साइड हो, बेरियम का ऑक्साइड हो, नहीं तो इन सब के ऑक्साइड और इन सब के सल्फाइड जो होंगे उनका भी स्ट्रक्चर कैसा होगा, NaCl टाइप का ही होगा, यानी कि FCC टाइप का ही होगा, ध्यान रखना है। तो वही एग्जांपल दिया है, देख लो, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फाइड, ETC, ये इसके एग्जांपल हो जाएंगे। और कौन होते हैं भाई, तो यहाँ दिया हुआ है एलाइड्स ऑफ सिल्वर, हैलाइड्स ऑफ सिल्वर एक्सेप्ट AgI, ये भी हम लोग का सिल्वर का ही हैलाइड है, लेकिन AgI जो होता है ये हम लोगों का NaCl टाइप का नहीं होता है, इसका स्ट्रक्चर अलग होता है। चलो, तो हैलाइड्स ऑफ सिल्वर में कौन कौन है, AgF सिल्वर फ्लोराइड और AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। तो ये सब कॉमन एग्जाम्पल हैं जिनका स्ट्रक्चर NaCl टाइप का ही होता है। तो इन स्ट्रक्चर को आपको बस ध्यान रखना है, ये एग्जाम्पल आपको ध्यान में रहेंगे तो ठीक है। ठीक है, हम लोग कोई एग्जांपल दे देता है, जैसे AgBr ही दे देगा और बोलेगा कि इसका स्ट्रक्चर मैच करता है किससे, नहीं तो AgBr का स्ट्रक्चर किससे मैच करेगा, आपको NaCl से मैच करेगा, नहीं तो ये सब हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आखिर कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिनका स्ट्रक्चर NaCl से मैच करता है। तो यहाँ से आप NaCl के बारे में कंप्लीट आप पढ़ लिए। अब अगले स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग आते हैं। नहीं, तो अगला स्ट्रक्चर हम 3 टाइप का बताए थे, एक आपको बताए थे AB टाइप में 3 टाइप का बताए थे, NaCl टाइप का, ZnS टाइप का, और एक आपको बताए थे CaCl टाइप का। नहीं, तो हम लोग NaCl टाइप का पढ़ लिए, AB टाइप में एक टाइप पढ़ लिए, अब AB टाइप में दूसरा टाइप पढ़ेंगे, ZnS जिंक सल्फाइड, उसको हम लोग को देखना है। चलो देखते हैं, यहाँ से हम लोग देखें अगर, तो हम लोग को अगला स्ट्रक्चर इसमें आ रहा है जिंक सल्फाइड, ZnS क्रिस्टल। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, जिंक सल्फाइड क्रिस्टल के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ZnS क्रिस्टल समझते हैं, ध्यान से देखो ZnS। तो यहाँ पर सबसे पहले तो एक्सपेरिमेंटल बात लिखा हुआ है, ZnS की संरचना भी FCC या CCP की तरह होती है। ठीक है, यानी जिंक सल्फाइड जो है इसका संरचना भी आपको FCC या CCP की तरह होता है। ठीक है, पहला बात तो ये ध्यान रखना है, तो ये तो एक्सपेरिमेंटल होता है, इसको हमको याद रखना है कि जिंक सल्फाइड का स्ट्रक्चर भी FCC या CCP की तरह होता है। अब देखना है कणों का सजावट कैसा होता है, वो मेन होता है। ठीक है, चलो, तो जिंक सल्फाइड में आपका केटायन कौन है, Zn2+, और एनायन कौन है, तो आपका S2-। नहीं, ये हो गया आपका जिंक जो है वो धनायन हो गया और सल्फर जो है वो ऋणायन हो गया। ठीक है, सामान्यतः ऐसा बताया जाता है कि जो ऋणायन होते हैं वही संरचना का निर्माण करते हैं, सामान्यतः ऐसे बताया जाता है कि जो ऋणायन होते हैं वही संरचना का निर्माण करते हैं। तो इसमें ऋणायन कौन है आपका S2-, तो S2- ही सामान्यतः आपका FCC संरचना का निर्माण करेगा। तो हम लोग लिखे हुए यहाँ पर देखो, S2- यानी ऋणायन जो है ही संरचना का निर्माण करेगा। ठीक है, अर्थात S2- अगर संरचना का निर्माण करेगा यानी वही FCC बनाएगा, तो अगर वही FCC बनाएगा तो S2- कहाँ कहाँ रहेगा, कॉर्नर पर और फेस के सेंटर पर। तो लिखा हुआ है अर्थात S2- FCC के कॉर्नर पर, FCC के कॉर्नर पर तथा
फलक के केंद्र पर उपस्थित रहेगा। नहीं, ध्यान रखना है। तो इसलिए एक एफसीसी में S2 माइनस की संख्या निकालनी है तो निकाल लो। कॉर्नर कितने होते हैं 8, एक कॉर्नर पर कितना आयन 1/8, प्लस फेस के सेंटर कितने होते हैं 6, नहीं एक फेस सेंटर पर कितना आयन होगा तो 1/2, तो यहाँ से तुम्हारा आ जाएगा 1 और प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4। ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बिल्कुल NaCl टाइप का ही है। जैसे NaCl में Cl माइनस था कॉर्नर पर और फेस के सेंटर पर, यहाँ पर S2 माइनस है कॉर्नर पर और फेस के सेंटर पर। NaCl में भी Cl माइनस की संख्या जो हम लोग की आई थी एक एफसीसी में वो कितनी आई थी 4 आई थी। और यहाँ भी ZnS में कोई पूछता है कि ZnS का स्ट्रक्चर कैसा, तो एफसीसी। S2 माइनस कहाँ उपस्थित है तो कॉर्नर पर और फेस के सेंटर पर। एक एफसीसी में S2 माइनस की संख्या कितनी तो 4। नहीं, अब S2 माइनस की संख्या यानी ऋणायन की संख्या हम लोग को निकल गई, कितनी हो गई 4। अब सोचो, हम लोग बताए हैं कि जो ऋणायन की संख्या अगर 4 आ गई तो इसका मतलब हुआ कि इस ZnS में ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होगा 4 ऋणायनों की संख्या के बराबर होता है। और टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या कितनी होगी तो टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या ऋणायनों की संख्या के दुगना यानी कितना होगा 8। ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम लोग को ध्यान रखना है कि यहाँ पर अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे 4 और टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे 8, ठीक है। अब बात होती है कि Zn2 प्लस कहाँ उपस्थित है। जैसे NaCl में क्या था कि NaCl सभी NaCl में Na प्लस सभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड में उपस्थित रहता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कहानी वो नहीं है, यहाँ पर कहानी अब बदल जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे अगर तो Zn2 प्लस आयन जो है, नहीं इसको जब चेक किया जाता है रेडियस रेशियो के माध्यम से तो हम लोग को पता क्या चलता है कि Zn2 प्लस आयन जो है ये टेट्राहेड्रल वॉइड में उपस्थित रहता है। कहाँ उपस्थित रहता है टेट्राहेड्रल वॉइड में उपस्थित रहता है। ये हम लोग को ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलो तो अगले पेज पे आते हैं। नहीं तो NaCl और ZnS में डिफरेंस समझ में आ रहा है। Na प्लस कहाँ था ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, लेकिन Zn2 प्लस ये भी धनायन है लेकिन ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड में नहीं रहता है, ये कहाँ रहता है टेट्राहेड्रल वॉइड में। इसका मतलब हुआ कि इसका जो Zn2 प्लस का साइज है वो छोटा होता होगा, नहीं इसी कारण से ये बड़े वॉइड में नहीं गया, छोटे वाले वॉइड में जा रहा है। ध्यान रखना है, S2 माइनस जो वॉइड बनाते होंगे नहीं उस वॉइड में Zn2 प्लस कहाँ जाएगा ऑक्टाहेड्रल की टेट्राहेड्रल, तो वो जाएगा हम लोग का टेट्राहेड्रल में, ये याद रखना है, ठीक है। चलो अब यहां से लिखा हुआ है S2 माइनस आयन की संख्या कितनी है भाई 4, तो इसलिए टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या कितनी होगी 8 तथा ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या कितनी हो जाएगी 4। नहीं तो ये तो हम लोग समझ चुके हैं। अब टेट्राहेड्रल वॉइड रहते कहाँ हैं तो हम लोग पहले ही पढ़ा चुके हैं कि टेट्राहेड्रल वॉइड जो हैं वो एफसीसी में बॉडी के डायगोनल पर रहते हैं। कहाँ रहते हैं बॉडी के डायगोनल पर, और एक बॉडी डायगोनल पर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड रहता है। एक बॉडी डायगोनल पर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड रहता है। ये सब हम पहले पढ़ा चुके हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। उस चीज को मैंने यहाँ लिख भी दिया है, ध्यान रखना है। टेट्राहेड्रल वॉइड बॉडी डायगोनल पर उपस्थित रहते हैं, ठीक है। और एक बॉडी डायगोनल पर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड रहते हैं। एक बॉडी डायगोनल पर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड रहते हैं। ये सब पॉइंट हम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि हम लोगों का जो टेट्राहेड्रल Zn2 प्लस कहाँ रहेगा तो Zn2 प्लस उपस्थित रहेगा टेट्राहेड्रल वॉइड में। टेट्राहेड्रल वॉइड हैं कितने 8, लेकिन ध्यान रखना है कि सभी टेट्राहेड्रल वॉइड में यहाँ पर Zn2 प्लस उपस्थित नहीं रहेगा। अगर सभी में रहता भाई नहीं तो Zn2 प्लस संख्या कितनी हो जाएगी 8। नहीं अब फॉर्मूला आपका क्या है ZnS, तो ZnS फॉर्मूला आप लिखते हैं ZnS फॉर्मूला लेते हैं तो यहाँ रेशियो तो 1:1 है। नहीं तो 1:1 है, इसका मतलब हुआ कि अगर सल्फर की संख्या S2 माइनस संख्या आप निकाल चुके हैं 4, तो निश्चित रूप से Zn2 प्लस की संख्या भी कितनी आएगी 4 आएगी, ठीक है। तो ठीक है Zn2 प्लस टेट्राहेड्रल वॉइड में उपस्थित रहता है, लेकिन टेट्राहेड्रल वॉइड 8 है तो 8 टेट्राहेड्रल वॉइड में जिंक आयन उपस्थित नहीं रहेगा। 8 में से सिर्फ 4 टेट्राहेड्रल वॉइड में ही जिंक आयन उपस्थित रहता है। तो ये बात याद होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या समझ में आया कि जिंक आयन टेट्राहेड्रल वॉइड में उपस्थित रहता है। क्या जिंक आयन सभी टेट्राहेड्रल वॉइड में उपस्थित होता है तो नहीं, 8 में से सिर्फ 4 टेट्राहेड्रल वॉइड में ही जिंक आयन उपस्थित होता है। 4 टेट्राहेड्रल वॉइड खाली रहते हैं, ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलो देखते हैं, लिखा हुआ है
Zn2 प्लस आयन टेट्राहेड्रल वॉइड में उपस्थित रहते हैं, लेकिन सभी टेट्राहेड्रल वॉइड में नहीं, सभी टेट्राहेड्रल वॉइड में नहीं उपस्थित होते हैं। Zn2 प्लस सिर्फ 4 टेट्राहेड्रल वॉइड में उपस्थित रहते हैं, नहीं 8 में से सिर्फ 4 टेट्राहेड्रल वॉइड में ही उपस्थित रहते हैं, ध्यान रखना है। जो अल्टरनेट पोजीशन पर उपस्थित रहते हैं, ध्यान रखना है, जो कि कहाँ रहता है, अल्टरनेट पोजीशन पर उपस्थित रहता है, ध्यान रखना है, ठीक है। अर्थात एक बॉडी डायगोनल पर एक Zn2 प्लस आयन उपस्थित रहता है, ठीक है। जैसे एक बॉडी डायगोनल पर हम लोग देखें अगर, तो एक बॉडी डायगोनल पर कितने टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं, 2, नहीं, तो एक बॉडी डायगोनल पर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं, तो उन 2 टेट्राहेड्रल वॉइड में से सिर्फ एक टेट्राहेड्रल वॉइड, 2 टेट्राहेड्रल वॉइड में से सिर्फ एक टेट्राहेड्रल वॉइड पर Zn2 प्लस उपस्थित रहेगा, उन दोनों टेट्राहेड्रल वॉइड पर Zn2 प्लस उपस्थित नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे देखो, इसको समझ लेते हैं हम लोग, देखा जाए। देखा जाए, जैसे मान लो हम लोग यहां से कोई स्ट्रक्चर निकालते हैं, समझो, देखा जाए, तो हम लोग को ध्यान रखना है, बॉडी डायगोनल हम लोग पहले भी खींच चुके हैं, नहीं, जैसे बॉडी डायगोनल हम लोग खींचना हुआ, नहीं, तो मान लो कि हम ये कॉर्नर लेते हैं, तो ये आपका, जस्ट यहाँ से हम लोग एक कॉर्नर लिए और इस कॉर्नर से हम लोग पीछे वाले कॉर्नर से आगे वाले कॉर्नर पर एक बॉडी डायगोनल खींच दी, ये एक हमारा बॉडी डायगोनल होगा, नहीं, ध्यान रखना है। तो एक बॉडी डायगोनल ये हो गया, अंदर वाले फेस से स्टार्ट हुआ और आगे वाले फेस पर आ गया, ठीक है। तो मेरे कहने का सेंस यहाँ पर ये है कि यहाँ पर आपका टेट्राहेड्रल वॉइड इसी बॉडी डायगोनल पर 2 गो रहता है, बॉडी डायगोनल पर 2 गो रहता है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि एक आपका जो होगा, एक जो होगा आपका इस कॉर्नर के सापेक्ष में, एक हम लोग यहाँ पर मान लिए कि आपका टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है, इस तरह से। चलो, अब हम लोग इस कॉर्नर के लिए, यहाँ पर जो ये कॉर्नर है अंदर वाला, इस कॉर्नर के लिए हम लोग खींचना चाहते हैं बॉडी डायगोनल। तो बॉडी डायगोनल अगर खींचेंगे तो कुछ इस तरह का आएगा, ये हो गया इसका बॉडी डायगोनल, ध्यान रखना है, ठीक है। अब इस कॉर्नर पर, इस कॉर्नर के रिस्पेक्ट में एक टेट्राहेड्रल वॉइड तो हम लोग का मिल गया, नहीं, तो अब यहाँ पर टेट्राहेड्रल वॉइड नहीं रहेगा, इस कॉर्नर के रिस्पेक्ट में यहाँ पर टेट्राहेड्रल वॉइड अब नहीं देंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, क्योंकि अल्टरनेट पोजीशन पे है, यानी एक जगह पे है और एक जगह पे नहीं है, एक जगह पे है फिर एक जगह पे नहीं है, यानी एक एक स्थान छोड़कर है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से एक खींच लिए इस तरह से लाइन बॉडी डायगोनल। अब इस कॉर्नर के रिस्पेक्ट में एक टेट्राहेड्रल वॉइड है, तो इस कॉर्नर के रिस्पेक्ट में टेट्राहेड्रल वॉइड है, तो इसके रिस्पेक्ट में नहीं होगा, ठीक है। चलो, अभी ऊपर वाला कॉर्नर हम देख रहे थे 1 2, अब हम लोग आते हैं तीसरे कॉर्नर पर, ये हो गया हम लोगों का फ्रंट वाला, नहीं, अब हम लोग इससे जाएंगे बैक वाले पर, ध्यान रखना है। तो हम लोग बॉडी डायगोनल यहाँ से खींच रहे हैं, तो बॉडी डायगोनल हम लोग खींच सकते हैं यहाँ से, ये फ्रंट हम लोग का स्टार्ट हुआ और फ्रंट से हम लोग चले जाए कहाँ पर, बैक पर। चलो, तो यहाँ से हम लोग ध्यान दे सकते हैं कि हम लोग फ्रंट वाले से स्टार्ट किए और फ्रंट वाले से बैक वाले पर चले गए। तो यहाँ पर हम लोग देखें अगर, तो इस कॉर्नर पर हम लोगों का टेट्राहेड्रल वॉइड है, ठीक है, तो इस पर अगर है तो इस पर नहीं है, ठीक है। अब हम लोग का इस पर अगर है तो इस पर नहीं है, फिर हम लोग देखते हैं इस पर अगर है तो इस पर नहीं है। अब इसके रेस्पेक्ट में खींचते हैं, तो ये हम लोग का फ्रंट का हो गया और ये हम लोग का बैक का हो गया, एक ये हम लोग का आ जाएगा। अब इसमें हम लोग खींचेंगे तो एक टेट्राहेड्रल वॉइड हम लोग का यहाँ पर आएगा, एक टेट्राहेड्रल वॉइड हम लोग का यहाँ पर आएगा, ठीक है। चलो, अब ऊपर का कॉर्नर देख लो, इस कॉर्नर पर टेट्राहेड्रल वॉइड मिला, टिक कर दिया, यहाँ पर है, इस पर नहीं है, ठीक है, इस पर नहीं है। चलो, इस पर है, इस पर नहीं है, नहीं, इस डायगोनल पर कहाँ है, नहीं है। अब इस पर हम लोग का है, ठीक। तो यहाँ से ऊपर जो 4 कॉर्नर थे, उस 4 कॉर्नर के रिस्पेक्ट में 2 कॉर्नर पर आपको टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं,
ठीक है। फिर अब देखो नीचे वाले कॉर्नर पे आ जाओ, तो नीचे वाला कॉर्नर ये है ना, एक यहाँ पर है, ध्यान रखना है। ठीक है, एक हम लोग का यहाँ है, या इसका अपोजिट देखो बाबू, यहाँ से ध्यान दो, इसका अपोजिट देखो, इसका अपोजिट हम लोगों का कौन है, ये वाला। तो इस कॉर्नर के रिस्पेक्ट में टेट्राहेड्रल वॉइड है, तो इस कॉर्नर के रिस्पेक्ट में टेट्राहेड्रल वॉइड नहीं लेंगे। ठीक है, चलो अब दूसरे पे आ जाओ। हम लोग देखें अगर, तो इस कॉर्नर के रिस्पेक्ट में यहाँ पर टेट्राहेड्रल वॉइड है, तो इसके रिस्पेक्ट में अब यहाँ पर टेट्राहेड्रल वॉइड नहीं लेंगे। चलो अब देखो, इस कॉर्नर के रिस्पेक्ट में यहाँ पर टेट्राहेड्रल वॉइड नहीं है, तो अब इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर टेट्राहेड्रल वॉइड बॉडी डायगोनल पर हम लोग लेंगे, यानी यहाँ पर आपका एक टेट्राहेड्रल वॉइड लाई करेगा, ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कॉर्नर लेंगे। ठीक है, अब चलो यहाँ से हम लोग अगर ध्यान दें तो हम लोग अब कौन बच गया, यहाँ पर हम लोगों का नहीं है, इस बॉडी डायगोनल पर नहीं है, इस कॉर्नर पर भी नहीं है, तो इसके रिस्पेक्ट में अब यहाँ पर हम लोग का एक टेट्राहेड्रल वॉइड 1/4 पोजीशन पर पाया जाएगा। तो एक टेट्राहेड्रल वॉइड हम लोग का यहाँ पाया जाएगा। तो इस तरह से टेट्राहेड्रल वॉइड आप देख सकते हो कि टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो गए आपके, 1 2 3 और यहाँ पर आपका 4, और ये अल्टरनेट पोजीशन पे है। अल्टरनेट पोजीशन जैसे पहले क्या करना है, ऊपर वाले कॉर्नर को देखो, सबसे पहले क्या करो, ऊपर वाले कॉर्नर को देखो। तो ऊपर वाले कॉर्नर को जो तुम देखोगे, तो अगर एक कॉर्नर के डायगोनल पर तुम लिए हो, तो इसके बाद वाले कॉर्नर के डायगोनल पे नहीं लेना है। ठीक है, इसके कॉर्नर के डायगोनल पर टेट्राहेड्रल वॉइड लिए हो, तो इसके बगल वाले कॉर्नर पर, इसके बगल वाले कॉर्नर के डायगोनल पर टेट्राहेड्रल वॉइड नहीं होना चाहिए। नहीं, तो इस पर अगर है तो इस पर नहीं है, इस पर अगर है तो इस पर नहीं है, इस पर नहीं है। ठीक है, अब किस पर आएगा, इस पर आ जाएगा। तो इस पर हम लोगों का टेट्राहेड्रल वॉइड एक पाया जाएगा। तो ऊपर वाले कॉर्नर के रिस्पेक्ट में 2 टेट्राहेड्रल वॉइड मिला। अब इस कॉर्नर पर टेट्राहेड्रल वॉइड आ गया, तो इस पर नहीं आएगा। इस पर हम लोग का आ गया, तो इस पर हम लोग का नहीं आएगा। अब इस पर नहीं आया था, तो इसके बॉडी डायगोनल पर टेट्राहेड्रल वॉइड पाया जाएगा। इस पर नहीं आया था, तो इसके बॉडी डायगोनल पर एक टेट्राहेड्रल वॉइड पाया जाएगा। तो आपको इस तरह से टेट्राहेड्रल वॉइड दिखाना होगा कि टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ कहाँ रहेंगे, और इसी टेट्राहेड्रल वॉइड पर कौन रहेगा, Zn2+ रहेगा। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हम लोग के भरे जा रहे हैं, 4। तो Zn2+ आयन की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 4, ध्यान रखना है। तो यहाँ से समझ में आता है कि 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं, लेकिन 8 टेट्राहेड्रल वॉइड में से 4 ही टेट्राहेड्रल वॉइड जिंक आयन के द्वारा भरे जाते हैं। तो एक एफसीसी में जिंक आयन की संख्या कितनी हो जाएगी, 4, ध्यान रखना है। तो वही बात हम लोग को यहाँ से बताया जाता है। यहाँ से अगर देखें हम लोग, तो वही हम लोग को यहाँ से बताया गया है। चलो अगले पॉइंट पे आते हैं, देखा जाए। तो वही हम लोग को लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर एक एफसीसी में Zn2+ आयनों की संख्या बराबर कितनी होगी, 4 होगी। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में खूब आ रहा होगा कि हम लोग का अगर एक एफसीसी है, तो एक एफसीसी में हम लोगों का Zn2+ कै गो आ गया, 4 गो Zn2+ आ गया, नहीं, और हम लोग का S2- भी कै गो आ गया, 4 गो S2- आ गया, नहीं। तो इन दोनों को जोड़ेंगे अगर, तो हम लोग क्या मिल जाएगा, 4 गो ZnS मिल जाएगा, ध्यान रखना है। तो वही यहाँ से लिखा हुआ है, अर्थात एक एफसीसी में ZnS की संख्या कितनी होगी, तो 4, ध्यान रखना है। एक एफसीसी में ZnS की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। ठीक है, सबसे पहला हम लोग को समझ में आ गया। फिर से एक बार हम लोग बोलते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं जिंक सल्फाइड के बारे में। तो जिंक सल्फाइड में मैंने आपको क्या बताया, जिंक सल्फाइड में आपका धनायन कौन है, Zn2+, ऋणायन कौन है, S2-, ये मैंने बता दिया। ऋणायन ही संरचना का निर्माण करते हैं। ऋणायन कहाँ रहेंगे, यानी S2- कहाँ कहाँ रहेगा, तो कॉर्नर पे रहेगा और फेस सेंटर पर रहेगा। उसके हिसाब से अगर उनकी संख्या निकालोगे तो कितनी आएगी, 4, नहीं, कॉर्नर पर 1 और फेस सेंटर पर 3, तो टोटल S2- संख्या कितनी आ जाएगी, 4, ये मैंने आपको बता दिया। अब बात होती है Zn2+ आयन की संख्या की। तो Zn2+ आयन कहाँ रहते हैं भाई, तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड में रहते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड संख्या कितनी है, 8, लेकिन 8 में से 8 नहीं भरेगा, सिर्फ 4 ही भरेगा। और ये चारों टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे रहते हैं, तो अल्टरनेट पोजीशन पर रहते हैं, ध्यान रखना है। तो इसलिए एक एफसीसी में Zn2+ आयन की संख्या कितनी आ गई, वो भी हम लोग को 4 आ गई। तो इस तरह से एक एफसीसी में Zn की संख्या कितनी आ गई, तो Zn2+ 4, S2- भी 4, दोनों को जोड़ दिए तो Zn कितना आएगा, 4, यानी एक एफसीसी में Zn की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 4। यहां से आपको ये सब बात समझ में आ गया होगा। अब बात ये आती है कोऑर्डिनेशन नंबर की, चलो उसको देखते हैं हम लोग। देखा जाए, अगला हम लोग का टॉपिक इसमें है कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी उप सहसंयोजन संख्या हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो किसी एक यूनिट सेल के लिए डिफाइन नहीं होता है, वो किसी बड़े से क्रिस्टल के लिए डिफाइन होता है।
बड़े से क्रिस्टल के लिए डिफाइन होता है, ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो जब भी कोई बोलता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ Zn2+ का विथ रिस्पेक्ट टू Cl-, नहीं, हमको बताना है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Zn2+ विथ रिस्पेक्ट टू Cl-। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हुआ कि आपका एक बड़ा सा हम लोग सॉलिड ले लिए, एक यूनिट सेल नहीं ले लिए, बड़ा सा कोई सॉलिड ले लिए, और उस बड़े से सॉलिड में आपको बताना है कि इस एक Zn2+ को कितने Cl- टच करेंगे, एक Zn2+ को कितने Cl- टच करेंगे, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये बताना बहुत ही आसान है, आप समझ रहे हैं। देखा जाए Zn2+ जो है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है, तो Zn2+ रहता कहाँ है? टेट्राहेड्रल वॉइड में। ये कहाँ रहता है भाई? तो टेट्राहेड्रल वॉइड में। ठीक है, चलो अब अगर ध्यान दिया जाए Zn2+ रहता है टेट्राहेड्रल वॉइड में। अच्छा, अगर हम बात करें एक टेट्राहेड्रल वॉइड की, तो एक टेट्राहेड्रल वॉइड, नहीं, एक टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनता है? तो जब 4 गो Cl- आपस में सटता है, जब चार गो Cl- आपस में सटता है, तो उनके बीच में जो खाली स्थान बचता है उसे हम लोग कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। और उसी में कौन रहता है? Zn2+, एगो Zn2+ रहता है। नहीं, तो एक टेट्राहेड्रल वॉइड हम लिख सकते हैं कि 4 Cl- आयनों के आपस में सटने के कारण बनता है, आपस में सटने के कारण बनता है। तो इसी से क्लियर हो गया ना भाई, इसी से एक क्लियर हो गया कि एक टेट्राहेड्रल वॉइड 4 Cl- आयनों के आपस में सटने से बनता है। ठीक है, तो एक टेट्राहेड्रल वॉइड पर रहता कौन है? एक Zn2+ आयन उपस्थित रहता है, ध्यान रखना है। तो एक Zn2+ आयन को कितने Cl- टच करेंगे? 4 Cl- टच करेंगे। नहीं, एक Zn2+ को कितने टच करेंगे? 4 Cl- स्पर्श करेंगे, स्पर्श करेंगे। तो अगर एक Zn2+ को 4 Cl- टच करेंगे, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं ना भाई कि Zn2+ का कोऑर्डिनेशन नंबर जो आएगा, वो कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग कितना आ जाएगा? तो 4 आ जाएगा, ध्यान रखना है। तो Zn2+ का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा? 4 Zns में, ये ध्यान रखना है। ठीक है, हम लोग Cl- लिख रहे हैं, बताइए S2- की बात कर रहे हैं ना। 4s2-, 4s2-, ध्यान रखना है। तो वही बात हम लोग बताया गया कि एक टेट्राहेड्रल वॉइड 4s2- आयनों के आपस में सटने के कारण बनता है। तो एक Zn2+ को 4s2- स्पर्श करेंगे, तो इसलिए Zn2+ का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये आप आसानी से बता सकते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनता है इसको भी हम लोग आपको बताए थे, आपको ध्यान में अगर होगा तो उसको भी आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग बता देते हैं बाई फिगर, देखो तो जैसे हम लोग निकाल लें इस फिगर को, देखो तो यहाँ से हम लोग का दिया हुआ है, इस फिगर में ध्यान दो। तो टेट्राहेड्रल वॉइड हम लोगों का कैसे बनता है? तो 3 फेस सेंटर, एक यहाँ पर फेस सेंटर का एटम, एक हम लोगों का आगे वाले फेस के सेंटर का एटम, एक ऊपर वाले फेस के सेंटर का एटम। इन तीनों को मैच करो, एक ट्रायंगल बनेगा। ये हम लोग का बनता था स्ट्रक्चर। और एक कॉर्नर का एटम, नहीं, तो ध्यान रखना है, ये एटम, ये एटम, ये एटम, 3 एटम मिलते हैं तो यहाँ पर एक वॉइड हम लोग का बनता है। और उन्हीं के ऊपर एक हम रख देते हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है। टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनता है हम लोग बता चुके हैं कितनी बार। आपका एक एटम, 2 एटम और ये 3 एटम, ये हो गया आपका ट्रायंगुलर वॉइड, ये वाला होता है ट्रायंगुलर वॉइड। और इसी के ऊपर हम लोग एक और एटम रखते हैं, ऊपर से लाकर यहाँ रखते हैं, तो क्या बनता है? टेट्राहेड्रल वॉइड। 4 एटम के टच करने से जो वॉइड बनता है तो क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड। तो यहाँ पर हम लोग का एक एटम, 2 एटम और ये 3 एटम और ये एटम चौथा होता है। इन्हीं के सेंटर को तुम मिला दोगे तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर तुम लोग का बनता था, नहीं, और यहीं पर कहीं तुम्हारा टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपका कौन रहेगा? Zn2+। यहाँ पर अगर हम देखें अगर, तो यहाँ पे तुम्हारा कौन रहेगा इस पॉइंट पर? तो इस पॉइंट पर तुम्हारा रहेगा Zn2+, नहीं, और ये सब जो लिखे गए हैं वो सब कौन है? S2-, S2-, S2-,
S2 माइनस, नहीं तो एक Z2 प्लस हो, कितने S2 माइनस टच कर रहे हैं, 1 2 3 और एक 4, तो 4 S2 माइनस टच करेंगे एक Z2 प्लस को, तो उस केस में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग कितना हो जाएगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा, में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगले पॉइंट पे आते हैं, देखा जाए। अब अगला इसमें आता है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ S2 माइनस विथ रिस्पेक्ट टू ZN2 प्लस। नहीं, तो इसमें आपको क्या देखना है, इसमें आपको देखना है कि अब एक S2 माइनस को, यहाँ पर देखना है कि एक S2 माइनस को कितने कितने ZN2 प्लस स्पर्श करते हैं, कितने ZN2 प्लस स्पर्श करते हैं, ये देखना है। एक S2 माइनस को कितने ZN2 प्लस स्पर्श करते हैं, अब ये आपको चेक करना है, ध्यान रखना है। तो यहाँ भी अगर हम लोग देखें अगर, तो एक S2 माइनस को कितने ZN2 प्लस स्पर्श करते हैं, ये हम लोग को चेक करना है। चलो चेक करके देखते हैं। जैसे यहाँ से हम लोग क्यूब पहले निकाल लें, देखो चलो, अब यहाँ पर तुम ध्यान दोगे तो हम लोग का S2 माइनस जो है ये कहाँ रहता है, कॉर्नर पर, और कहाँ रहता है, फेस के सेंटर पर। तो मान लो फेस के सेंटर का एक आइटम हम कोई ले लेते हैं यहाँ पर, ये कौन है तुम्हारा, S2 माइनस यहाँ पर है। ठीक है, ये कौन है तुम्हारा, S2 माइनस यहाँ पर है। ठीक है, अब ये जो S2 माइनस है, यह जो S2 माइनस है, इसके लिए अब तुम ध्यान दो, थोड़ा सा हम लोग बॉडी डायगोनल खींचना चाहते हैं। देखो तो, देखा जाए कैसे, हम लोग एक बॉडी डायगोनल ये वाला खींच रहे हैं, ध्यान से देखो। ठीक है, एक बॉडी डायगोनल हम लोग ये खींच दी। अब हम लोग मान लिए कि इस पर जो है, इस पर आपका बॉडी डायगोनल पर कौन रहता है, ZN2 प्लस, बॉडी डायगोनल पे कौन रहता है, ZN2 प्लस। तो हम यहाँ पर ZN2 प्लस मान लिए, एक ZN2 प्लस। ठीक है, ये एक ZN2 प्लस बॉडी डायगोनल पर उपस्थित है। चलो, अब दूसरा बॉडी डायगोनल, अब जैसे तुमको हम लोग देखें अगर, तो एक हम लोग का बॉडी डायगोनल ये हो गया। अब एक बॉडी डायगोनल जो पीछे वाला हम लोग बनाए थे उसी को हम लोग बना रहे हैं बाबू, ध्यान रखना। ये एक बॉडी डायगोनल हो गया, नहीं तो इस पर एक तुम्हारा टेट्राहेड्रल वॉइड होगा, तो यहाँ पर भी तुम्हारा ZN2 प्लस होगा। तो तुमको अगर पीछे वाला फिगर याद हो, तो हम लोग पीछे वाले फिगर में आपको बताए थे, नहीं कि ऊपर वाले जो कॉर्नर होते हैं उसके दो बॉडी डायगोनल पर टेट्राहेड्रल वॉइड दिखाई देंगे, और दो नीचे वाले पे दिखाई देंगे। तो जो हम लोग को ऊपर वाले दो हैं उनको हम लोग दिखा दिए। ठीक है, जैसे हम बताए कि इस पर आपको टेट्राहेड्रल वॉइड है तो इस पर नहीं होगा, नहीं इस पर अगर है तो इस पर नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस पर नहीं है, इस पर नहीं है, इस पर होगा और इस पर होगा, तो दो गो पर होगा और दो गो पर नहीं होगा, ये हम पहले बता चुके हैं अभी जस्ट। ठीक है, चलो, अब होता क्या है कि यहाँ पर जो S2 माइनस, ये जो लिखा हुआ है क्या है आपका, S2 माइनस। अब ये S2 माइनस है कितना, तो फेस के सेंटर पर S2 माइनस का आधा हिस्सा रहता है, तो एक्चुअली ये कितना है, 1/2 S2 माइनस। तो 1/2 S2 माइनस कितने ZN2 प्लस को टच कर रहा है, दो। ये आपका क्या है भाई, ZN2 प्लस, ये कंप्लीट है आपका। ये भी क्या है आपका, ZN2 प्लस है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां से दिखाया था आधा S2 माइनस जो है वो दो ZN2 प्लस को टच कर रहा है, दो ZN2 प्लस को टच कर रहा है। नहीं तो सेम जैसे ये इन दोनों को टच करेगा, तो इसके ऊपर भी तो एक क्यूब होगा ना, इसके ऊपर भी एक क्यूब होगा, उसमें भी बॉडी डायगोनल होगा, ध्यान रखना है। नहीं तो फिर यह जो है वैसे ही इन दोनों को टच कर रहा है, तो यह ऊपर भी दो को ऐसा टच कर रहा होगा, ध्यान रखना है। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4, ये आपको फील करना होगा, ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, थोड़ा समझने का आप कोशिश कीजिए, हम यहाँ पर लिख रहे हैं क्या, ध्यान से देखो कि हाफ S2 माइनस, हाफ S2 माइनस दो ZN2 प्लस को स्पर्श कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों को निकालना है कि एक S2 माइनस कितने को टच करेगा। नहीं तो हम लोग का यहाँ से आ जाएगा एक, एक यहाँ पर कैसे आएगा, हम लोग को करना पड़ेगा यहाँ पर दो, यानी मान लो हम ऐसा लिखते हैं, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा तुमको। देखो तो
आधा H2 माइनस 2 Zn2+ को टच कर रहा है, आधा नहीं, तो अब हम लिख रहे हैं 2 गुना 1/2 H2 माइनस कितने को टच करेगा भाई, तो यहाँ पे 2 गो है, तो 2 गुना 2 Zn2+ को स्पर्श करेगा, तो यहाँ 2 से 2 कट गया, तो आ जाएगा 1 H2 माइनस कितने को स्पर्श करेगा, तो 4 Zn2+ को स्पर्श करेगा। तो यहाँ से तुमको मालूम चल गया, यहाँ से क्या मालूम चल गया कि इसलिए हम लोग को देखा जाए तो H2 माइनस का जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा भाई, वो कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो एक H2 माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर भी आपको कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो वही हम लोग को यहाँ से बताया गया, तो आप ध्यान रखिएगा। तो ZnS में Zn2+ का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 आता है और H2 माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 आता है, ये ध्यान रखना है। इसीलिए ZnS के कोऑर्डिनेशन नंबर का अगर अनुपात कोई पूछता है तो वो अनुपात जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4:4। नहीं, NaCl केस में क्या था, 6:6 था, और ZnS केस में क्या आ गया, 4:4। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा कि ZnS के कोऑर्डिनेशन नंबर का अनुपात हम लोग को आ जाएगा 4:4। तो वही मैंने आपको यहाँ से बता दिया। चलो अगले पॉइंट पे आ जाओ। अब बोल रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ H2 माइनस विथ रेस्पेक्ट टू H2 माइनस। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एक H2 माइनस को कितने, एक H2 माइनस को कितने दूसरे H2 माइनस स्पर्श करेंगे, स्पर्श करेंगे, ये आपको पूछ रहा है, ध्यान रखना है। तो एक H2 माइनस को कितने दूसरे H2 माइनस स्पर्श करेंगे, तो ये जो होता है वो FCC का कोऑर्डिनेशन नंबर जो शुरू में पढ़ाया गया है उसके बराबर होता है, ध्यान रखना है। नहीं तो यहाँ पर हम लोग को ध्यान रखना है कि यहाँ पर इसके से कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ H2 माइनस विथ रिस्पेक्ट टू H2 माइनस निकालेंगे, तो यहाँ पर इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ H2 माइनस जो आएगा वो सीधे FCC का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उसके बराबर हो जाएगा। तो FCC का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बताया गया है, 12। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ H2 माइनस भी कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो ये बात हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक सल्फर आयन को कितने सल्फर आयन टच करते हैं, नहीं तो कितने सल्फर आयन टच करेंगे, 12 सल्फर आयन टच करते हैं। तो इस कारण से कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ H2 माइनस विथ रेस्पेक्ट टू H2 माइनस वो कितना आ जाएगा, 12, ठीक है। ये भी आप समझ जाएंगे। अगले पॉइंट पर आइए। अब यहां से लिखा हुआ है कि ZnS की संरचना डायमंड की तरह होती है। ZnS की जो संरचना होती है वो डायमंड यानी हीरे की तरह होती है, ठीक है। ठीक है, हीरा जैसे आपका टेट्राहेड्रल होता है वैसा ही हम लोग का ये भी टेट्राहेड्रल फॉर्म में ही हम लोग का एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर Zn2+ तथा H2 माइनस के जगह पर कार्बन उपस्थित रहता है। नहीं, आपको क्या करना है, जो आप Zn2+ टेट्राहेड्रल वॉइड में रखे हैं वहां से उसको हटाइए और वहां कार्बन डाल दीजिए। सल्फर कहाँ था, कॉर्नर पर और फेस के सेंटर पर, तो वहां पे सल्फर को हटाइए और कार्बन को वहां पे डाल दीजिए। यानी टेट्राहेड्रल वॉइड में भी जहां जहां जिंक है वहां से जिंक को हटाकर कार्बन डाल दीजिए, और कॉर्नर पर और फेस के सेंटर पर जहां सल्फाइड आयन है उसको हटाकर वहां पे कार्बन डाल दीजिए, तो आपका डायमंड का स्ट्रक्चर बन जाएगा। बिल्कुल डायमंड भी वैसा ही होता है, ठीक है। तो वही हम लोग को बताया गया, ZnS की संरचना डायमंड की तरह होती है जहां Zn2+ तथा H2 माइनस के जगह पर कार्बन उपस्थित रहता है, ठीक है। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला हम लोग को लिख रहा है वैसे आयनिक ठोस जिनकी संरचना ZnS की तरह होती है। कौन कौन से आयनिक ठोस है जिनकी संरचना जिंक सल्फाइड की तरह ही होती है, तो वो कौन कौन से हैं भाई, CuCl, नहीं कॉपर क्लोराइड, कॉपर ब्रोमाइड, कॉपर आयोडाइड, AgI और BeS। देख रहे थे AgI और BeS जो थे वो NaCl में से निकाल दिए गए थे। नहीं, सिल्वर हैलाइड AgBr AgF वो सब NaCl की तरह होते हैं, लेकिन AgI जो है वो ZnS की तरह होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। BeS देख रहे थे वहां पर मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फाइड, वो सब किसकी तरह थे, NaCl की तरह थे, और जो BeS था उसको निकाल दिया गया, तो BeS कहाँ आ गया, जिंक सल्फाइड के केस में आ गया। तो ये सब हम लोग को ध्यान में रखना होगा, ये सब एग्जाम्पल है जो आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब हम लोग को बिहार बोर्ड में कभी पूछ देता है, नहीं ये सब हम लोगों को CBSE बोर्ड में भी पूछ देता है, कंपटीशन में भी ये पूछता है, तो उसको आपको ध्यान में रखना होगा। चलो अगला हम लोग को देखा गया है, तो यहाँ से लिखा हुआ है कि ZnS 2 रूपों में पाया जाता है। ZnS जो है वो 2 रूपों में पाया जाता है। एक ZnS जिसको हम लोग कहते हैं जिंक ब्लेंड,
नहीं, एक ZnS जो होता है उसको कहते हैं जिंक ब्लेंड, नहीं, जो कि डायमंड की तरह होता है। किसकी तरह होता है ये? डायमंड की तरह, ध्यान रखना है, ठीक है। जो कि आपका CCP और FCC फॉर्म में पाया जाता है, CCP और FCC फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। जब भी जिंक ब्लेंड कहें, ZnS फॉर्मूला को जब भी हम जिंक ब्लेंड कहें, तो जिंक ब्लेंड के केस में क्या हम लोग बोलेंगे? CCP और FCC इसका संरचना होगा, ठीक है। अब जिंक ब्लेंड में कोई कोऑर्डिनेशन नंबर पूछेगा भाई, तो यहाँ पे हम लोग का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आया था? 4:4 आया था। तो ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। एटम्स की संख्या कितनी आई थी? तो एटम की संख्या भी हम लोग को आई थी। जिंक की संख्या कितनी आ गई थी? Zn2+ की संख्या हम लोग को 4 आ गई थी, और S2- की संख्या भी कितनी आ गई थी? 4 आ गई थी। ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। अब यहाँ पर देखा जाए, जिंक सल्फाइड ही है, ZnSe फॉर्मूला है, लेकिन उसी को कहा जा रहा है ऊर्जाइट। नहीं, तो ऊर्जाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो SCP होता है। SCP का मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है। तो यहाँ पर एक SCP में, जैसे यहाँ पर एक FCC में, एक FCC में 4 ZnS होते हैं, 4 ZnS होते हैं, ध्यान रखना है। यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा। लेकिन यहाँ पर एक SCP में अंतर क्या हो जाएगा? तो एक FCC में 6 ZnS होंगे, या 6 ZnS होते हैं, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपको एक SCP में 6 ZnS होंगे, ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। तो मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आया होगा कि ZnS का दो रूप होता है, एक जिंक ब्लेंड होता है, एक हम लोग का ऊर्जाइट होता है। तो जिंक ब्लेंड CCP या FCC फॉर्म में पाया जाता है, जबकि ऊर्जाइट जो है वो SCP फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। तो एक SCP में कितने ZnS होंगे? यहाँ पर 6 ZnS होंगे, और यहाँ पर एक FCC में कितने ZnS होंगे? तो 4 ZnS होंगे। ध्यान रखना, यहाँ पर जिंक आयन की संख्या कितनी आ जाएगी? 6, और सल्फर आयन की संख्या भी कितनी आ जाएगी? 6। तो रेशियो यहाँ पर 6:6 हम लोग का जाएगा, ठीक है, आयन की संख्या का। तो ये मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। तो ये हम लोग जिंक के बारे में, ZnS के बारे में हम लोग पढ़ लिए, जिंक सल्फाइड के बारे में पढ़ लिए। अब जिंक सल्फाइड के बाद अगला हम लोग का आता है, उसको हम लोग देख लें। तो अगला आपका आता है इसमें CaCl, सीजियम क्लोराइड। हम बोले थे कि AB टाइप में, हम बोले थे आपको कि AB टाइप में हम लोग का 3 टाइप का आता है, एक NaCl टाइप का, एक ZnS टाइप का, और एक CaCl टाइप का। तो NaCl तो पढ़ लिए, ZnS भी पढ़ लिए, अब CaCl को पढ़ लेते हैं, ध्यान रखना है। तो यहाँ से लिखा हुआ है CaCl की संरचना BCC टाइप की होती है। नहीं, अब सोचो, NaCl था FCC, ZnS था FCC, नहीं, लेकिन अब जो CaCl आया, यहाँ भी रेशियो 1:1 है भाई, लेकिन इसका संरचना क्या होता है? तो BCC टाइप होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की तरह होता है। तो ये याद करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंटल होता है। CaCl की संरचना BCC टाइप की होती है। अब CaCl में CS+ क्या है? तो धनायन है। Cl- क्या है? तो ऋणायन है। नहीं, यहाँ Cl- यूनिट सेल के कॉर्नर पर उपस्थित रहता है, यानी जो Cl- है, Cl- ये कहाँ रहता है? तो ये कॉर्नर पर उपस्थित रहता है। तो इसलिए Cl- की संख्या अगर निकालनी होगी, तो कॉर्नर पर कितने होंगे भाई? तो टोटल कॉर्नर 8, और एक कॉर्नर पर आयन कितने होते हैं? तो 1/8। तो कितने आ जाएंगे? 1। तो यहाँ से हम लोग को मालूम चला कि एक BCC में Cl- की संख्या कोई पूछेगा तो वो कितना हो जाएगा? 1। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सीजियम क्लोराइड में CS+ है और Cl- है। Cl- ऋणायन है। Cl- कहाँ रहता है? कॉर्नर पर रहता है। तो कॉर्नर पर Cl- रहता है, तो उसकी संख्या कितनी आएगी? 1। यानी एक BCC में Cl- की टोटल संख्या कितनी होती है? एक BCC में टोटल Cl- संख्या कितनी होगी? 1 होगी। ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। अब चलो, हम लोग बात कर रहे थे Cl- का, तो हो गया। अब CS+ कहाँ है? तो लिखा हुआ है CS+ आयन बॉडी के सेंटर पर उपस्थित रहता है। तो हमको पता है बॉडी के सेंटर पर अगर कोई परमाणु उपस्थित है, तो वो परमाणु किसी दूसरे यूनिट सेल के द्वारा शेयर नहीं किया जाता है, ध्यान रखना है। तो यहाँ से अगर देखें, तो इसलिए CS+ आयन की संख्या अगर निकालनी है, तो वो कितनी होगी? कंप्लीट 1। ये किसी और यूनिट सेल के द्वारा सहभाजित नहीं किया जाएगा, ध्यान रखना है। तो इसलिए CS+ आयन की संख्या कितनी हो जाएगी? 1, ठीक है। चलो, तो अर्थात एक BCC में CaCl की संख्या निकालनी होगी, तो वो कितनी आ जाएगी? 1। नहीं, क्योंकि एक BCC की हम बात कर रहे हैं, तो एक BCC की बात कर रहे हैं, तो उसमें एक
Cl माइनस आ गया जो कि कॉर्नर पर रहता है, नहीं, और एक क्या आ गया, CS प्लस जो कि बॉडी के सेंटर पर आता है। तो एक CS प्लस और एक Cl माइनस मिलेंगे तो क्या बनेगा, एक CsCl बनेगा, नहीं, तो एक BCC में CsCl की संख्या कितनी हो जाएगी, तो एक हो जाएगी। तो ये भी हम लोग को ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो अगले पॉइंट पे आ जाओ। अब यहां से दिया हुआ है कोऑर्डिनेशन नंबर, नहीं, तो हमको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। चलो, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CS प्लस विथ रेस्पेक्ट टू Cl माइनस, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CS प्लस विथ रेस्पेक्ट टू Cl माइनस, यानी कि एक CS प्लस को कितने Cl माइनस टच करेंगे, नहीं, यहाँ पे मतलब है कि एक CS प्लस को कितने Cl माइनस टच करेंगे, यानी स्पर्श करेंगे, ध्यान रखना है। नहीं, तो हम लोग को देखा जाए तो CS प्लस कहाँ होता है, बॉडी के सेंटर पर। तो बॉडी के सेंटर पर जो एटम होता है उसको कॉर्नर के 8 एटम टच करते हैं, कॉर्नर के 8 एटम क्या करते हैं, उसको टच करते हैं। तो इसलिए CS प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ध्यान रखना है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि CS प्लस बॉडी के सेंटर पर उपस्थित रहता है, बॉडी के सेंटर पर उपस्थित रहता है। तो CS प्लस बॉडी के सेंटर पर उपस्थित रहता है, ध्यान रखना है, ठीक है। इसलिए इसे, नहीं, इसलिए इसे, यानी किसको, CS प्लस को, इसलिए इसे 8 कॉर्नर के सभी Cl माइनस आयन, सभी Cl माइनस आयन टच करेंगे, टच करेंगे, ध्यान रखना है। तो इसलिए हम लोगों का CS प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा भाई, तो 8 हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना होगा। तो कोई पूछता है कि CS प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, तो 8, क्यों 8, क्योंकि CS प्लस बॉडी सेंटर पे है, और बॉडी सेंटर पर जो एटम रहता है उसको कॉर्नर के 8 एटम टच करते हैं, कॉर्नर के 8 एटम उसको टच करते हैं। तो एक CS प्लस को 8 कॉर्नर के एटम टच करेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कोई बात ध्यान रखना है, ठीक है। चलो दूसरे पॉइंट पे आ जाओ। अगला हम लोग को यहाँ से दिया गया कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl माइनस विथ रिस्पेक्ट टू CS प्लस, ध्यान रखना है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl माइनस विथ रिस्पेक्ट टू CS प्लस, ठीक है। तो समझो, जैसे कॉर्नर पर, जैसे हम लोग यहाँ फिगर से देखें, अगर मान लो यहाँ से हम लोग फिगर देखें, अगर फिगर को ले आए, तो समझो यहाँ पे कॉर्नर पर आपका कितना आइटम है, तो कॉर्नर पर 1/8 Cl माइनस है, नहीं, अब ये 1/8 Cl माइनस जो है, ये कॉर्नर का एटम यहाँ बॉडी के सेंटर पर जो एटम होता है, बॉडी के सेंटर पर यहाँ पर जो एटम होगा, जैसे हम इसको पहले लिख लें, 1 मिनट, ये है मान लो इस तरह से, नहीं, अब यहाँ बॉडी के सेंटर पर कौन है, तो CS प्लस है, ये कौन है, CS प्लस, ग्रीन वाला है CS प्लस, ये वाला कौन है, Cl माइनस, ठीक है। तो मेरे कहने का सेंस समझने का कोशिश करो बाबू, क्या समझना है कि यहाँ पर जो एटम है, ये वाला जो एटम है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एटम है, ये एटम का कितना हिस्सा है, 1/8 हिस्सा। तो 1/8 हिस्सा जो है, 1/8 Cl माइनस एक CS प्लस को टच करता है, 1/8 Cl माइनस एक CS प्लस को टच करता है, ठीक है। तो 1/8 हिस्सा ए को टच करता है, तो 1/8 यानी इसका अगर टोटल एक Cl माइनस जो होगा वो कितने CS प्लस को टच करेगा, तो 8 को टच करेगा। सोच के देखो, 1/8 हिस्सा एक CS प्लस को टच कर रहा है, 1/8 हिस्सा Cl माइनस का एक CS प्लस को टच कर रहा है, नहीं, तो टोटल 1/8 को हमको अगर 8 बार गुना करेंगे तब ना एक Cl माइनस मिलेगा। तो एक Cl माइनस टोटल कितने CS प्लस को टच करेगा, 8 को टच करेगा, ध्यान रखना है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 8। हम यहाँ लिख दे रहे हैं, देखो समझो, हम यहाँ लिख रहे हैं कि 1/8 Cl माइनस एक CS प्लस को स्पर्श करता है, स्पर्श करता
तो इसलिए हम लोग देखें अगर तो 8 गुना 1/8 CL माइनस, हमको 1/8 CL माइनस जो है इसको एक CL माइनस में कन्वर्ट करना है, तो इसको 8 से गुना कर दिए, तो 8 गुना 1/8 CL माइनस बराबर, तो इसमें भी 8 से गुना करेंगे, 8 गुना 1 CS प्लस को स्पर्श करेगा, ध्यान रखना है। तो काटेंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, तो इसलिए निकल गया कि एक CL माइनस 8 गुना 1 कितने CS प्लस को स्पर्श करेगा, 8 CS प्लस को स्पर्श करेगा। तो इसलिए हम लोग को ध्यान रखना होगा, इसलिए हम लोग को ध्यान रखना होगा क्या भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CL माइनस विथ रेस्पेक्ट टू CS प्लस वो कितना हम लोग को आ जाएगा, तो वो हम लोग को आ जाएगा 8। नहीं, तो इसका मतलब हुआ CSCL में अगर कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो कोई निकाले, CSCL में कोऑर्डिनेशन नंबर का अगर अनुपात कोई पूछता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर का जो अनुपात आएगा वो आएगा 8:8, ध्यान रखना है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का अनुपात आएगा 8:8। अब परमाणुओं का अनुपात निकालिएगा तो आएगा 1:1, क्योंकि एक CS प्लस और एक CL माइनस एक यूनिट सेल में रहता है, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर जो निकलता है वो एक यूनिट सेल में नहीं निकलता है, वो पूरे एक बड़े क्रिस्टल में निकलता है। तो पूरे बड़े क्रिस्टल में अगर CSCL के कोऑर्डिनेशन नंबर का अनुपात निकालोगे तो वो आएगा 8:8, ध्यान रखना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक CS प्लस को 8 CL माइनस टच करते हैं, या एक CL माइनस को 8 गो CS प्लस टच करेगा, ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। तो उस तरह से ये हमको बताया गया। चलो आगे हम लोग देखें, दूसरा हम लोग को अब यहाँ से कुछ रिलेशन बता रहा है, उस रिलेशन को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखो तो जैसे मान लो यहाँ पर हम लोग को एक क्यूब दिया हुआ है, थोड़ा सा इस क्यूब को हम लोग समझें। देखो तो यहाँ पर हम लोगों का ये एक कॉर्नर है, ठीक है, यहाँ पर बॉडी का सेंटर है, ठीक है। तो ये जो है वो हम लोग का अंदर वाला है, ये बाहर वाला आ गया, और ये फिर बाहर वाला। चलो, तो ये हो गया हम लोग कॉर्नर, ये हो गया बॉडी सेंटर, फेस सेंटर नहीं है, ये बॉडी सेंटर है, और ये हो गया कॉर्नर, ये अंदर वाला कॉर्नर है, ध्यान रखना है, ठीक है। ये अंदर वाला कॉर्नर है, और ये क्या है, बाहर वाला कॉर्नर है, ध्यान रखना है। तो हम लोग अगर ध्यान दें, अंदर वाला कॉर्नर और एक बाहर वाला कॉर्नर हम लोग लिखे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, ये हम लोग खींचा गया है, ऐसा लग रहा है। यहाँ पर लेते हैं, जैसे ये एक अंदर वाला कॉर्नर हो गया और ये बाहर वाला कॉर्नर हो गया, ये बॉडी सेंटर हो गया। अब इस कॉर्नर पर भी कोई आइटम रहता है, जैसे मान लो हम यहाँ पर जस्ट एक आइटम ऐसे ही बना रहे हैं, ये हम लोग का आइटम होगा। यहाँ बॉडी सेंटर पर भी कोई आइटम होगा नहीं, फिर इस कॉर्नर पर भी कोई आइटम हम लोग का इस तरह से होगा नहीं, थोड़ा साफ बनाते हैं ठीक से। जैसे ये हम लोग का एक कॉर्नर हो गया, ये कॉर्नर हो गया मान लो, और यहाँ पर बॉडी सेंटर, ठीक है। तो इस पॉइंट पर हम लोग का कोई आइटम इस तरह, फिर इस पॉइंट पर हम लोग का कोई ना कोई आइटम, फिर इस पॉइंट पर हम लोग कोई ना कोई आइटम इस, ठीक है। तो एक ये हो गया कॉर्नर पर, फिर बॉडी सेंटर पर, फिर एक कॉर्नर पर हम लोग का आ गया। अब तुम ध्यान से दोगे नहीं, तो कॉर्नर पर कौन सा आइटम है, तो कॉर्नर पर हम लोग को लिया गया है CL माइनस। बॉडी सेंटर पे किसको लिया गया है, तो बॉडी सेंटर पे लिया गया है CS प्लस को। फिर कॉर्नर का ये आइटम है, तो कॉर्नर पर किसको लिया गया है, CL माइनस को लिया गया है। चलो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर जाते हैं, तो ये जो है वो CL माइनस का रेडियस है, यानी R माइनस है। चलो यहाँ से हम लोग यहाँ तक जाते हैं, तो ये जो है CS प्लस का रेडियस है, यानी केटायन रेडियस है, तो R प्लस होगा। फिर यहाँ से तुम अगर यहाँ पे जाते हो, तो ये भी तुमको CS प्लस का रेडियस है, R प्लस होगा। फिर तुम यहाँ से जब यहाँ तक जाते हो, तो ये तुमको CL माइनस रेडियस होगा, R माइनस। तो तुमको दिखाई देगा कि R माइनस एक बार, एक दो बार, R प्लस भी दो बार, तो तुमको दिखाई देगा 2R माइनस प्लस 2R प्लस बराबर निकालना चाहते हैं। तो ये तुम्हारा है क्या, ये वाला जो है ये क्या है, बॉडी डायगोनल। तो बॉडी डायगोनल हम लोग, ये बराबर आ गया तुम्हारे बॉडी डायगोनल, ये बराबर तुम्हारा आ गया बॉडी डायगोनल। तो बॉडी डायगोनल हम लोग पहले भी निकाले हैं, तो ये हो जाएगा हमका 2R प्लस प्लस 2R माइनस 2R प्लस
प्लस 2r माइनस बराबर बॉइड एंगल का वैल्यू होता है √3a। ध्यान रखना है। तो ये रिलेशन हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, 2r प्लस 2r माइनस बराबर √3a। तो ये आपको यूज में आता है, ध्यान रखना है। तो ये आपको यूज में आएगा, न्यूमेरिकल बनाते समय ये आपको यूज में आ जाता है, ध्यान रखना है। तो ये हम लोग को ध्यान रखना होगा, 2r प्लस 2r माइनस बराबर √3a। अब कभी कभी पूछ देता है यहाँ पर, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि एक धनायन, सॉरी यहाँ लिखा हुआ है एक धनायन तथा एक ऋणायन के बीच की दूरी, नहीं तो एक धनायन के बीच की दूरी नहीं, नाभिकों के बीच की दूरी, ध्यान रखना। एक धनायन तथा एक ऋणायन के नाभिकों के बीच की दूरी। ये पूछा जाता है, नहीं तो ये हो गया आपका ऋणायन, यहाँ से यहाँ तक इसके नाभिक, नहीं और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाओ, तो आपको ये दूरी निकालना है, ये वाला दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक निकालना है। नहीं तो आप निकाल सकते हो। ये निकालने का मतलब हुआ कि आपको निकालना है r माइनस प्लस r प्लस, तो वो क्या हो जाएगा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक √3a है, उसका आधा कर दो, √3a/2 आ जाएगा, √3a/2। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप CSCl के बारे में सब कुछ बता सकते हैं, ठीक है। तो CSCl का कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 8:8, और CSCl में रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ एनायन और एज लेंथ में क्या रिलेशन है वो भी हम लोग को दिखाई दे दिया, 2r प्लस 2r माइनस बराबर √3a, नहीं और एक ऋणायन और एक धनायन के बीच के केंद्रों के बीच का दूरी निकालने के लिए कहे तो बस √3a/2 कर देना है, ये आपको निकल जाएगा, ठीक है। अगले पॉइंट पे आइए। अगला हम लोग को लिखा हुआ है कि CSCl की तरह संरचना रखने वाले आयनिक ठोस, CSCl की तरह संरचना रखने वाले आयनिक ठोस कौन कौन से हैं भाई, तो CSBr है, CSI है, CSCN है, TLCl है, TLBr है, TLI है और TLCN है। तो ये सभी स्ट्रक्चर जो हैं, ये सभी संरचना जो हैं, सबका संरचना CSCl की तरह ही मैच करता है, यानी इन सबका भी संरचना क्या होगा, BCC टाइप का होगा। इन सबका जो कोऑर्डिनेशन नंबर का जो रेशियो होगा वो 8:8 होगा, और परमाणुओं का जो रेशियो होगा वो 1:1 होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसको आप ढंग से फेयर करेंगे, ढंग से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे, ओके।